डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल एसपीएम एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग एक फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हैं और ये पीवाईक्यू है आपका पॉलिटिकल साइंस नहीं राजनीति विज्ञान का। तो ये पेपर है आपका बिहार पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का और ये यानी कहें आप बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर है। टीआरई 3 पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। ये एग्जाम हुआ आपका 22 जुलाई 2024 को एग्जाम संपन्न हुआ है। तो देखिए, कोई से भी अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बार-बार कहता हूँ, ज़रा एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्योंकि अभी बिहार में जो बीपीएससी टीआरई 4 की रिक्रूटमेंट आने वाली है, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन शायद अगस्त तक आए, 15 अगस्त के बाद आए, इतना मान लीजिए। लेट होने का कारण ये है कि अभी वहाँ ट्रांसफर प्रोसेस चल रहा है, उस वजह से रोस्टर क्लियर नहीं हो पा रहा है, रिक्तियाँ क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो थोड़ा-सा धैर्य रखिए, लेकिन हाँ, नोटिफिकेशन तो आना है, रिक्रूटमेंट तो आनी है, इतना रखिए। तो अभी से आप तैयारी जारी रखिए अपनी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जो आपका बिहार का एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है, उसमें आपका लैंग्वेज, सामान्य अध्ययन और विषय से संबंधित है। 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से होते हैं, जो कि उसके नंबर नहीं जोड़ते हैं, लेकिन क्वालीफाई करना होता है। और आपके सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन होंगे और 80 क्वेश्चन आपके विषय से संबंधित होंगे। ठीक? तो ये देखिए, सामान्य अध्ययन के ये पेपर हैं, आप वीडियो पॉज़ करके देख सकते हैं। हम लोग विषय वाला पेपर देखेंगे फिलहाल। तो चलिए, और साथियों देखिए, फिलहाल जो 2026 है, खासकर यूपी वाले ध्यान दें। यूपी टीजीटी, पीजीटी का जो भी तैयारी कर रहे हैं लोग, खासकर जूनियर का, प्राइमरी का, एकदम अभी से सचेत हो जाएँ और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि यूपी में 2027 से पहले आपकी एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन आना, उनकी रिक्रूटमेंट होना, एग्ज़ाम होना और रिज़ल्ट आना 27 मार्च से पहले आ जाएगा। उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। चलिए, ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, सेक्शन 3 पार्ट 3 बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, 11-12 यानी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें बाइलिंगुअल है, हम लोग हिंदी वाला सेक्शन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ से आपका राजनीति विज्ञान का सेक्शन शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नवंबर 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था? यानी प्रथम प्रथम गोलमेज सम्मेलन का किसने बहिष्कार किया था? तो हम देखिए, इसमें से कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की बतौर प्रतिनिधि आपके गांधी जी द्वारा इसमें शिरकत किया गया था, लेकिन तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा भाग नहीं लिया। इसलिए केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपके कांग्रेस ने भाग लिया था। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसे लोकतांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं माना जाता है? क्रांतिकारी परिवर्तन, सामाजिक न्याय, मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, क्रांतिकारी परिवर्तन जो है लोकतांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किसने गिल्ड समाजवाद के विकास में मदद की? एजिपेंटी या एआर ऑरेंज, जीडीएच कोल, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 73 का डी होगा इसमें से, एक से अधिक। कोल साहब भी हैं, ऑरेंज भी है, पेंटी, तीन लोग हैं इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 कि नाजीवाद में लेविंस्टन की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? नाजीवाद में लेविंस्टन की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? यह बताइए। क्षेत्र, नेता, वंश, एक से अधिक या कोई नहीं। याद रखिएगा, लेविंस्टन जो है ये नाजीवादी हिटलर का जो चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो ये आपका नेता और नेता सोचना और वंश में भी श्रेष्ठता मानते थे और क्षेत्र विशेष तो है, तो इसमें तीनों आएगा। तो डी होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरदार पटेल संबंधित थे किससे? बाली संघर्ष, बारदोली सत्याग्रह या कागोडू सत्याग्रह? तो सरदार पटेल आपके बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपनी पुस्तक गुलामगिरी में पिछड़े वर्गों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई थी? ज्योतिराव फुले, बी आर अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया? तो याद रखिएगा, गुलामगिरी जो पुस्तक है ज्योतिराव फुले साहब की है। इसी में उन्होंने सबसे पहले पिछड़े पिछड़े वर्गों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, ये इंग्लिश वाला है, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक पद्धति इस पर जोर नहीं देती है। जो वैज्ञानिक पद्धति है किस पर जोर नहीं देती है? वस्तुनिष्ठता, अनुभववाद या महत्व? तो 77 का राइट आंसर होगा सी की वैज्ञानिक पद्धति महत्व पर जोर नहीं देती है।
अगला प्रश्न है 78, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसान आंदोलन था? 78 की खेड़ा आंदोलन, तेलंगाना और तेभागा तीनों ही किसान आंदोलन है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एक से अधिक। देखिए एक चीज मैं आपको साफ साफ बता दूं, जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी का हो या पीजीटी या जूनियर का, देखिए जब बीपीएससी पेपर सेट करता है तो आपको लगता है कि मतलब क्वेश्चन पहली बार पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा हट हट के आ रहा है, या इसका देखिए कारण है कि जो साथी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं वही इस पेपर में क्वालिफाई हो सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। मैं जो 75% यानी 2/3 कहें तो, अगर 2/3 से अधिक या अ, 3/4 जो क्वेश्चन आएंगे आपके एनसीईआरटी से संबंधित ही आएंगे। तो एनसीईआरटी को जरा ठीक ठाक से पढ़िए आप, नहीं तो आप यूट्यूब की दुनिया में रहेंगे तो शायद संभवतः पीजीटी, टीजीटी में सिलेक्शन संभव न बने। टीजीटी में हो जाए लेकिन पीजीटी में नहीं, क्योंकि पीजीटी का सिलेबस बहुत बड़ा है और पीजीटी का कोई सिलेबस नहीं बीपीएससी के द्वारा। वो साफ साफ कहता है कि जो भी आप जिस विषय में हैं उस विषय में आपकी मतलब कि पारंगतता हासिल हो। ठीक, जो भी आपने बीए और एमए में पढ़ा वो उस वही सिलेबस है आपका, तो इस चीज का ख्याल रखें। उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत कौन सा है? समानता, सामाजिक न्याय या लोकतंत्र? तो 79 का राइट आंसर होगा। देखिए उदारवाद का जो सबसे आवश्यक सिद्धांत है इसमें होना चाहिए आपका व्यक्तिवाद। ठीक, व्यक्तिवाद होना चाहिए, तो इसमें समाज, समानता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, ये तो उदारवाद के बाद की परिस्थिति है, लेकिन आवश्यक सिद्धांत व्यक्ति की गरिमा से संबंधित, व्यक्ति की सुरक्षा, व्यक्ति के कल्याण से संबंधित है। तो ई होगा, कोई नहीं। 79 का बीपीएससी ने ई आंसर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, रिकार्डो की मजदूरी और लगान के उदाहरण ने निम्नलिखित में से किसको काफी हद तक प्रभावित किया था? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जेस चक्की? 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स को सर्वाधिक प्रभावित किया था। अगला प्रश्न देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 81 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नाजीवाद को साम्यवाद से अलग करती है? नाजीवाद को साम्यवाद से कौन सी विशेषता अलग करती है? तो देखिए नाजीवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव होता है और अधिनायकवादी राज होता है, लेकिन ये जो साम्यवाद है उसमें सभी की समानता पर जोर दिया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, एक निम्नलिखित में से किसने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि समाजवाद और राष्ट्रवाद को एक नई एकता में एक साथ जोड़ना होगा? हिटलर, मुसोलिनी या लेनिन? क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन संस्थागत दृष्टिकोण से संबंधित है? 83 कौन सा इसमें से संस्थागत दृष्टिकोण से संबंधित है? जेम्स ब्राइस, मेरियम या आर्थर बेंटले? तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्थागत दृष्टिकोण से संबंधित आपका जेम्स ब्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, किसने कहा स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है या स्वतंत्रता ओवर गवर्नमेंट के विपरीत? देखिए इसमें देवनागरी भी शामिल कर दिया गया है, शुद्ध इसका उच्चारण, शुद्ध हिंदी अनुवाद नहीं किया गया है अंग्रेजी हिंदी में, तो इसलिए भी आप ध्यान रखिए कि स्वतंत्र अतिशासन का विलोम है, ये फेमस कोट है और ये ऐसा क्वेश्चन आपका यूपी से लेकर बिहार तक सब में पूछा जाता है। लॉक, सिले या लास्की? तो ये जॉन सिले का कोट है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। 84 का बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 85 देखिए, तो 85 देखिए, शास्त्रीय लोकतंत्र की आलोचना के रूप में लोकतंत्र का यथार्थवादी सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? जोसेफ शुम्पीटर, हन्ना अरेंट या अर्नेस्ट बार्कर? तो लोकतंत्र का यथार्थवादी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था जोसेफ शुम्पीटर के द्वारा। ये अभिजन सिद्धांत में भी ये लोग शामिल हैं, लोकतंत्र का अभिजन सिद्धांत भी इन्हीं का है। फासिस्टों के अनुसार या फासीवादियों के अनुसार लोकतंत्र का सबसे सच्चा रूप सरकार कौन सा है? डेमोक्रेटिक की या अभिजात वर्ग की या नौकरशाह की? याद रखिएगा 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिजात वर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मतदान की विभेदक प्रणाली जहां बेहतर योग्य व्यक्ति या जिनके हित दाव पर अधिक हों उन्हें कम योग्य लोगों की तुलना में अधिक वोट दिए जाते हैं, कौन सी पद्धति कहलाती है? संचयी मतदान, आकस्मिक मतदान या अत्यधिक मतदान? तो इसको बोलते हैं, तो देखिए ये तीनों नहीं होगा, हम उसको वेटेज या भारित मतदान बोलते हैं। भारित मतदान या कहें बहुल मतदान भी इसको बोल सकते हैं, बहुल मतदान।
ऐसा इसलिए होता है कि एक ही व्यक्ति को जैसे मिल बात करता है, वो कहता है कि एक व्यक्ति को कम से कम जो पढ़ा लिखा हो, करदाता हो या धनाढ्य हो, वो मतदान की बात करता है, ठीक? तो ये आपका स्वतंत्रता से पहले भारत में ये प्रचलित था। तो ये होगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 कि निम्नलिखित में से कौन सा दलीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? दलीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? 88। तो दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है पार्टी अनुशासनता कम हो जाती है, प्रेस पार्टी गतिविधियों को पूरी तरह से रिपोर्ट करने में सक्षम हो जाता है, ये भी सही है। इस प्रणाली में सरकारें अधिक स्थिर होती हैं, ये भी सही है, जैसे कि ब्रिटेन और यूएस में आप देख सकते हैं। तो डी होगा एक से अधिक। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को सुनिश्चित होने की अधिक संभावना किसमें है, किस नियम के है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किस प्रकार के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अंतर्गत अधिक सुनिश्चित होगी? तो 89 का राइट आंसर होगा बी, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के प्रणाली सुनिश्चित होने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बेहद जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 कि चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दलों में से और उनके द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति की प्रथा कौन सी कहलाती है? बेहद महत्वपूर्ण, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाता, साफ साफ पूछ लेता है लूट प्रणाली या स्पॉइल सिस्टम कहाँ था? तो ये व्यवस्था थी आपकी अमेरिका से संबंधित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 की साथियों आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि देखिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में बहुत से कैंडिडेट, मतलब कि आप पॉलिटिकल साइंस में सेलेक्ट हुए चैनल के माध्यम से आप चाहें तो तमाम लोगों से आप राय ले सकते हैं या पूछ भी सकते हैं जो अभी सिलेक्टेड हैं। तो देखिए चैनल को जरूर सपोर्ट करिए। हम लोग का यही है कि जो जरूर चीज़ें अगर आपके लिए मतलब जो चीज़ जरूरी है और जो सर्वोत्तम है वही पढ़ाना, वही आपको गाइडलाइन करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये भी पढ़ ले, बिल्कुल नहीं। जितना जरूरी है एकदम, मतलब कि वर्षों का अनुभव और तो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के बाद का जो रिजल्ट हुआ, तो जो तमाम बच्चे सेलेक्ट हुए जिन्होंने पढ़ा, जो कंटेंट लिए, जो प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर ली, तो उनको बहुत अधिक लाभ हुआ। लाभ क्या, क्योंकि बहुत लोग सिलेक्ट हुए। तो इसलिए आप चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक? और व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही, अगर पुराने आप स्टूडेंट हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक? इस पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, किसी प्रकार का कंटेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जो भी हो। चलिए, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं के नारे के साथ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की मांग उठाई गई किस क्रांति के दौरान या किस आंदोलन के दौरान? तो प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, ये जो व्यवस्था थी आपकी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आई। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान या संग्राम के दौरान। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक उपकरण है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कौन सा उपकरण है? बेहद महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो याद रखिएगा, इसमें प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव और रिकॉल तीनों होता है। तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक होगी नहीं, ऑप्शन डी सही होगा, 92 का डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का न्यायिक कार्य है? कार्यपालिका का न्यायिक कार्य कौन सा है? देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है ये, जनरल, ये आपके परंपरागत क्वेश्चन है, यानी जो बार बार पुराने ढर्रे पेपर सेट होता था उसमें ये सब नहीं पूछा जाता था, लेकिन देखिए इसका एकदम प्रश्नों का लेवल बदल दिया गया है। तो इस हिसाब से भी अपनी तैयारी रखिए, और प्रश्नों को समझ सॉल्व करने से ज़्यादा ये जरूरी है कि आप उसको कैसे समझ रहे हैं, तब इस चीज़ का आप ख्याल रखें। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि जिन व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया गया उन्हें राहत देना, ऑप्शन बी। ये कार्यपालिका का न्यायिक कार्य है। शांति के लिए परमाणु, एटम फॉर पीस किस विश्व के नेता द्वारा प्रस्तुत निशस्त्रीकरण योजना थी? तो ये आइजनहावर की नीति थी, ऑप्शन सी, 94 का सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 कि द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण। तो द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन की पुस्तक है, बेहद महत्वपूर्ण। बतौर पुस्तक भी पूछी जाती है और उसके लेखक भी पूछे जाते हैं। तो ये वह फ्रांसिस फुकुयामा की रचना है। 96 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली तकनीक कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह द्वारा अपनाई जाने वाली जो सर्वाधिक प्रसिद्ध फेमस जो टेक्निक है वो कौन सी है? ये है आपकी पक्ष जुटाव या लॉबिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से
कौन से स्विस और भारतीय संघ के बीच एक सामान्य विशेषता यानी स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली और भारतीय संघीय प्रणाली में क्या समानता है? 97। ये है केंद्र और इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन है। ये व्यवस्था दोनों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस महासंघ में कार्यप्रणाली कॉलेजिएट है? कार्यप्रणाली कॉलेजिएट है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 की, ये इंग्लिश है, इंग्लिश वर्जन में है ये। यह कथन कि हम एक संविधान के अधीन हैं, लेकिन संविधान वह जो न्यायाधीश कहते हैं, किस देश की न्यायपालिका को संदर्भित करने के लिए दिया गया है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में शामिल है ये। इसलिए मैं कहता हूँ जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, ताकि आप समझ सकें कि कौन कैसे क्वेश्चन सेट होते हैं, कहाँ से होते हैं, और कौन सा टॉपिक हॉट टॉपिक यानी बार बार उससे पूछा जाता है, रिपीट होता है। ठीक, जरूर, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अपने स्टडी में शामिल करें। तो ये आपकी कहाँ के बारे में है, किस देश की न्यायपालिका को संदर्भित करता है? तो ये यूएसए से संबंधित है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका से। प्रकृति की स्थिति पर लॉक का विचार क्या है? यानी स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक क्या कहता है? तो प्रकृति की स्थिति जो है लॉक के विचार के अनुसार क्या है? पूर्व राजनीतिक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 101 कि कौन न्याय को सम्मानों के साथ समान व्यवहार और असम्मानों के साथ असमान व्यवहारिक रूप में परिभाषित करता है? प्रोधो, डुग्वी, अरस्तु। तो ये होता अनुपातिक न्याय, इसी को बोलते हैं, तो अरस्तु है। नेक्स्ट है कि डेविड स्टर्न के इनपुट आउटपुट विश्लेषण में इनपुट का मतलब क्या है? डेविड स्टर्न के इनपुट आउटपुट विश्लेषण में इनपुट का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है मांग और समर्थन, डिमांड एंड सपोर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103 103 कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी संवैधानिक प्रथा का एक हिस्सा है? अमेरिकी संवैधानिक प्रथा का कौन सा हिस्सा है? फिलिबस्टर, कर्टेसी या पॉकेट विटो, एक से अधिक या कोई नहीं। 103 का राइट आंसर होगा, यानी 103 का राइट आंसर। देखिए वहाँ का ये फिलिबस्टर भी है, कर्टेसी और पॉकेट विटो भी है, तीनों होगा, तो डी होगा एक से अधिक। गैट की उरुग्वे दौर की वार्ता के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित की स्थापना हुई थी। तो गैट के उरुग्वे दौर की जो उरुग्वे दौर के बाद जिन संस्थाओं का विकास हुआ या उनकी स्थापना हुई, उसमें शामिल कौन कौन से हैं याद रखिएगा, इसमें WTO शामिल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है? क्षेत्रीय आर्थिक संगठन कौन सा इसमें से आपको बताना है? आसियान, सार्क, इकोवास या एक से अधिक या कोई नहीं। 105 का डी होगा। आसियान, सार्क और इकोवास तीनों ही क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, तो डी होगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 कि 1992 में हस्ताक्षरित उत्तरी अमेरिकी निर्बाध व्यापार क्षेत्र यानी नाफ्टा, NAFTA, नाफ्टा में क्या क्या शामिल, कौन कौन से देश शामिल हैं? देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है, जो अमूमन हम लोग सोचते भी नहीं, न पढ़ते हैं। तो ये होगा इसका यूएसए, कनाडा और मेक्सिको के बीच नाफ्टा है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 106 के बाद 107 कि यह कथन यथार्थवादी सिद्धांत की मुख्य कुंजी की शक्ति के संदर्भ में परिभाषित हित की अवधारणा है, किससे जोड़ा गया है? तो यानी कि जो यथार्थवादी सिद्धांत है उसमें क्या है कि शक्ति को ही एकदम पराकाष्ठा तक पहुंचा, वही महत्वपूर्ण माना जाता है। शक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति परिभाषित कौन करता है? मार्गनथाउ। बेहद महत्वपूर्ण, और इसका एक बेहद महत्वपूर्ण रचना है। क्वेश्चन नंबर 108 कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य की केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? तो याद रखिएगा कि कहने मतलब ये हुआ, कौन सा ऐसे सिद्धांतकार या विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं, विचारक जुड़े हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल शक्ति को ही प्रधान तत्व नहीं मानते, उसके अलावा और गैर तत्व हैं। तो ये है, देखिए एक नौ यथार्थवादी और संरचनावादी। यथार्थवादी तो मानते हैं, लेकिन नौ यथार्थवादी संरचनावादी यथार्थवादी नहीं मानते हैं कि केवल शक्ति ही केंद्रीय अवधारणा है। ऑप्शन डी होगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 निम्नलिखित में से किसे नौ यथार्थवाद के सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है? यानी नौ यथार्थवाद के सिद्धांत का जनक कौन हुआ? तो ये केनेथ वॉल्ज हुए। अगला प्रश्न देखिए कि 1962 में संयुक्त राष्ट्र की डीकोलोनाइजेशन कमेटी या डीकोलोनाइजेशन समिति, एक वी औपनिवेशीकरण समिति
कि पहले अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण देता है क्योंकि भारत को ही चुना गया है। ऑप्शन सी भारत। क्वेश्चन नंबर 111 कि राज्य की उत्पत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेनरी मैन द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हेनरी मैन ने राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो याद रखिएगा वो था आपका ऐतिहासिक सिद्धांत, और इसी को विकासवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्ति की स्वतंत्रता की धारणा के संबंध में स्वतंत्र होने के लिए मजबूर कहा था? यानी स्वतंत्र होने के लिए आपको बाध्य किया जाएगा, किसने कहा था? तो ये थे जीन जैक रूसो, जो कि समझौतावादी विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्की के अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित के हेतु पर ध्यान नहीं देता है। लास्की के जो अधिकारों का सिद्धांत है किसके हेतु पर ध्यान नहीं देता है? तो याद रखिएगा लास्की आपका जो है बहुलवादी विचारक है, तो राज्य के अधिकारों को नकारते हैं, तो इसलिए राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 बेंथम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुख और दुख को मापने का मापदंड नहीं था? 114 ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इसका आंसर भी डाउटफुल है, इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 115 कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन कला पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत पर जोर देता है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये शासन कला पर आधारित है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत पर, यह यथार्थवादी सिद्धांत पर फोकस करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी बहुलवादी सिद्धांत में केंद्रीय व्यक्ति रहा है? अमेरिकी बहुलवादी सिद्धांत में कौन सा केंद्रीय व्यक्ति रहा है? रॉबर्ट डहल, हैबरमास या हर्बर्ट साइमन? 116 ये हैं रॉबर्ट डहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से अलग किया गया? यानी किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषय से अलग किया गया? 117 ये होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 कि लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद संबंधित है किससे? जयप्रकाश नारायण, सुहार्टो या जवाहरलाल नेहरू से? तो ये आपका संबंधित है। देखिए लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, ये चाइना से संबंधित होगा, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन न कि सेंट्रलाइजेशन, तो ई होगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 कि किसने कहा कि प्राथमिक वस्तुओं को राज्य द्वारा समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए जब तक कि असमान वितरण से सभी को लाभ हो रहा हो? 119 किसने कहा? ये जॉन रॉल्स के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 120 राष्ट्रीय मानवाधिकार एक क्या है? संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय या कार्यकारी निकाय है? याद रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक आपका वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 कि नवीन लोक प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछ रहा है नवीन लोक प्रबंधन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो यह सार्वजनिक हित को कायम रखता है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा जहां कोई कानून नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है? यानी कानून के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। जॉन लॉक, टी.एच. ग्रीन या मैकाइवर? तो याद रखिएगा वो 122 का राइट आंसर ऑप्शन ए जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 आश्वासन समिति एक साधन है किसका? कार्यकारी नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण या विधायी नियंत्रण? तो आश्वासन समिति ये विधायी नियंत्रण का एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए स्थायी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए योग्यता प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? 1822, 1855 या 1887? 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेयो, एल्टन मेयो के मानव संबंध अध्ययन में जो बहुत कम काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है एक छेनी से छिलने वाला या चिजलर बोलते हैं इसको। पदानुक्रम को स्केलर प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित या वर्णित किया है?
तो हायरार्की को स्केलर प्रोसेस के रूप में वर्णित करने वाले, व्याख्या करने वाले जो विचारक हैं वो हैं आपके कौन? तो ये होंगे मूने और रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 कि प्रेरणा का एक्स सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्रेरणा का एक्स सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो डगलस मैकग्रेगर के द्वारा। भारतीय संसद बजट के ऑडिट पर किसके द्वारा नियंत्रण रखती है? भारतीय संसद बजट के ऑडिट पर किसके द्वारा नियंत्रण रखती है? क्वेश्चन नंबर 128। ये होगा आपका लोक लेखा समिति द्वारा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता? किसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता? तो याद रखिएगा 129 का राइट आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के बिना सिफारिश नहीं किया, राष्ट्रपति ऑप्शन में है नहीं, ये होगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 कि मंडल योजना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? मंडल योजना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो मंडल पंचायत योजना, मंडल योजना नहीं, मंडल पंचायत की योजना किसकी सिफारिश के द्वारा की गई थी? 130 था अशोक मेहता। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 131 कि निम्नलिखित में से किस एक मामले में पहले संवैधानिक संशोधन को अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संशोधन की शक्ति संसद की थी और यह शक्ति असीमित थी? 131 ये था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में। 132 निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफ एजेंसी का कार्य नहीं है? योजना, सलाह देने, लक्ष्य प्राप्त करना, कौन सा स्टाफ एजेंसी का कार्य नहीं है? 132 तो ये लक्ष्य प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 कि सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण, बार बार आपसे पूछा जाता है। तो ये था स्वीडन। 133 का ये होगा स्वीडन में सबसे पहले आरटीआई लागू हुआ, सूचना का अधिकार अधिनियम। अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम रूप से दिया गया अनुदान क्या कहलाता है? अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम अनुदान दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? 134 तो इसको बोलते हैं हम वोट ऑन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 135 निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? 135 ये गढ़ा गया था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पहला हूवर आयोग हुआ, प्रथम हूवर आयोग के द्वारा परफॉर्मेंस बजट या निष्पादन बजट शब्द गढ़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 की आतंक के संतुलन का सिद्धांत संबंधित है किससे? आतंक के संतुलन का सिद्धांत संबंधित है किससे? 136 ये संबंधित आपका परमाणु निरोध से या एटॉमिक डिटेरेंस से। 137 देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय कानून इंटरनेशनल लॉ का जनक कौन हुआ? तो ह्यूगो ग्रोसियस हुआ अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक या बाह्य संप्रभुता का जनक हम बोल सकते हैं। 138 कि कौन सा वाक्य यूटोपियन समाज की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो यूटोपियन समाज या स्वप्नलोकी समाजवाद का सबसे अच्छा व्याख्या कौन सा करता है? 138 का राइट आंसर ऑप्शन ए कि एक आदर्शवादी समाज जिसे कभी हासिल किया ही नहीं जा सकता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 140 विश्व बैंक की स्थापना मुख्य रूप से क्यों की गई थी? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि युद्ध के बाद निर्माण के लिए वित्त पोषण। क्वेश्चन नंबर 141 कि 1772 में जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया गया, तब गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल नहीं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 141 है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। उसमें गवर्नर जनरल केवल गवर्नर होता था, तो ये होगा कोई नहीं, गवर्नर जनरल का पद था, तो ये होगा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 142
कि विकास प्रशासन की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? विकास प्रशासन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा का शुरुआत सबसे पहले एडवर्ड विडनर के द्वारा शुरू की गई। 143 कि नए राज्यों के बनाने के संबंध में संविधान में संशोधन के लिए आवश्यकता होगी। अगर नए राज्यों का निर्माण करना है तो संविधान में किस प्रकार का संशोधन होगा? 143 का राइट आंसर सी होगा साधारण बहुमत की। नए राज्य का निर्माण होना हो या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हो या राज्य का नाम बदलना हो या परिवर्तन हो तो इसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। 144 कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है? 144 तो ये होगा आपका अनुच्छेद 136। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145 कि कानून के शासन में रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत, रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? यानी विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ किसके द्वारा? तो ये लॉर्ड डाइसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया। लॉर्ड एवी डाइसी रूल ऑफ लॉ के जनक या विधि के शासन के जनक हैं। नेक्स्ट है किसने कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये किसका कथन है? तो विलोबी का कोट है ये। 147 की निम्नलिखित में से किसने 1929 में खुदाई खिदमतगार का आयोजन किया था? तो ये होंगे इसमें से कोई नहीं, ई होगा, ई कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कि बहुसंस्कृतिवाद यानी मल्टीकल्चरलिज्म निम्नलिखित के विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। बहुसंस्कृतिवाद निम्नलिखित में से किसके विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है? 148 ये होगा जाति समूह, भाषाई समूह, सांस्कृतिक समूह, तीनों की। तो डी होगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 कि निवारक निरोध कानून के तहत किसे गिरफ्तार किया जा सकता है? निवारक निरोध कानून के तहत किसे गिरफ्तार किया जा सकता है? याद रखिएगा संदेह के आधार पर किसी भी नागरिक को। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां पोस्ट कॉर्ब में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां पोस्ट कॉर्ब में शामिल नहीं है? 150 ये होगा आपका, एक तो होगा बजटिंग होता है, ये तो सही है, लेकिन ए और बी कार्मिक प्रशासन और विकास प्रशासन नहीं है, तो डी होगा एक से अधिक। तो साथियों ये था आपका बीपीएससी टीआरई 3 बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर जो कि राजनीतिक विज्ञान का पेपर है। बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का 11-12 का पेपर है जो कि जुलाई 2024 में संपन्न हुआ है। तो आप इस पेपर को देखिए और इसी के आधार पर अपने तैयारी कीजिए और रणनीति तैयार कीजिए। कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जरूर आप देखें। देखिए जब भी तैयार कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर देखें और रोज देखें, रोज देखिए कोई ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रोज आप देखिए। प्रैक्टिस सेट में नहीं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।